आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर क्लास 11 की केमिस्ट्री चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आज करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट किया हुआ है हेसेज लॉ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं वो है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी के बाद स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया क्या है उसको हम समझेंगे, और उसके बाद हम लोग करेंगे एंट्रोपी को समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंडिंग एंट्रोपी, और उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पॉन्टेनिटी से। स्पॉन्टेनिटी क्या चीज़ है? यदि कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस अपने आप या एक बार स्टार्ट करने के बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीशन तक पहुंचता है तो उसको कहा जाएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कहलाता है स्पॉन्टेनिटी। यानी कोई भी प्रोसेस यदि पूरे अपने कंप्लीशन तक पहुंच जाए, कंप्लीशन पर आने के बाद, कंप्लीट होने के बाद वो इक्विलिब्रियम ले सकता है, उसको कहा जाएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और ये कैरेक्टरिस्टिक जो है किसी भी प्रोसेस की वो कहलाता है स्पॉन्टेनिटी। तो स्पॉन्टेनिटी जनरली क्या है? कंटिन्यूटी, एक तरह से हम कह सकते हैं प्रोसेस का पूरा कंप्लीशन तक पहुंचना। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे, यानी हमारा यह है क्या, ऑल द प्रोसेसेज में आपका फिजिकल और केमिकल दोनों आ सकता है। रीचिंग कंप्लीशन, अपने कंप्लीशन तक पहुंच जाए उसी को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे, और ये कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी स्पॉन्टेनिटी। अब हम यहाँ पर आते हैं, क्या हमें पिछले जो हमने लॉज पढ़ा हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या वो ये इन्फॉर्मेशन देता है? तो नहीं। वो सिर्फ हमें ये बताता है कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हमारा इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं बता पाता है कि प्रोसेस आपका किस तरफ चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, उसको हम कैसे समझेंगे, कैसे स्पॉन्टेनियस हो पाएगा। तो सबसे पहले तो हमें माइंड में ये रखना है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो भी है हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलेगा, उसका रिवर्स डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो ये माइंड में रखना है। जैसे ऊपर से वाटर कहीं माउंटेन एरिया से नीचे आ रहा है, तो क्या वाटर नीचे से ऊपर जाएगा उसी सेम कंडीशंस में? तो नहीं। तो वो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। यदि आपका कार्बन बर्न होकर कंबस्शन करके CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, केमिकल चेंज के लिए ले रहे हैं, तो क्या CO2 उसी कंडीशन में दोबारा C दे सकता है, कार्बन दे सकता है? तो नहीं। तो ये भी हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। जो प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता है, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल कंडीशन में ये आ सकता है, अप्रोच कर सकता है, उसको अचीव कर सकता है जब ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम को आगे हमारा पूरा चैप्टर है, उसको हम समझेंगे। तो जब ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा तो दोनों तरफ का प्रोसेस जो है सेम स्पीड में चलेगा और वो रिवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन आफ्टर कंप्लीशन, जब तक वो कंप्लीशन पर नहीं आया, जैसे वाटर आपका ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन दोनों तरफ की यदि हाइट बराबर हो जाए तो क्या वाटर का फ्लो किसी भी डायरेक्शन में ओवरऑल हो रहा है? तो नहीं हो रहा है। तो वही हमारा रिवर्सिबल कहलाता है। वहाँ पर माना जाता है कि दोनों तरफ हो रहा है इक्वल रेट पर। तो वो हमारा एक कंडीशन है। यानी हमें क्या मानना है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है, यानी ये इरिवर्सिबल होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि स्पॉन्टेनिटी की जो क्राइटेरिया है, हमें कैसे पता चलेगा कोई भी चीज़ स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो यहाँ पर देखा गया, जैसे आपका वाटर का इवेपोरेशन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। वो क्या करता है? एंथैल्पी यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर यह मान लिया गया
कि जिस किसी भी प्रोसेस में डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव होगा तो वो हमारे स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन क्या जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव होता है, एंथैल्पी नेगेटिव चेंज दिखाता है, क्या वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता? क्या वाटर को आइस नहीं बना सकते हम यदि कंडीशन उसमें फिक्स कर दी जाए, एक टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रखा जाए? बिल्कुल बन सकता है। तो क्या वहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है? क्या कंबस्शन में एनर्जी रिलीज नहीं होती है? तो इस तरह से ओनली एंथैल्पी चेंज को हम नहीं मान सकते हैं क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी का, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के कंडीशन नहीं मान सकते इसको। अब एक आगे नया टर्म दिया गया एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम यहाँ पर एक मोटा मोटा पहले समझ लेते हैं, फिर इस पर अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। रेंडमाइजेशन ऑफ द प्रोसेस, ये हमारा रेंडमाइजेशन है। रेंडमाइजेशन, तो रेंडमाइजेशन किसी भी प्रोसेस का एंट्रोपी कहलाता है। यानी प्रोसेस में यदि पार्टिकल का नंबर ज़्यादा हो जाए या पार्टिकल ज़्यादा फ्री हो जाए, जैसे वाटर से वाटर वेपर बनना, सॉलिड आइस से वाटर के आइस फॉर्म से वाटर का बनना, इन सब में क्या है, पार्टिकल ज़्यादा फ्री होता जा रहा है, तो यानी उसमें एंट्रोपी बढ़ रही है, ये माना जाता है। और एंट्रोपी को हम यहाँ पर एस से दिखाते हैं। यदि हम N2 और O2 को मिक्स करते हैं तो उसका मिक्सचर जो है उसमें एंट्रोपी बढ़ा हुआ माना जाएगा। तो जनरली क्या माना जाता है, यदि एंट्रोपी आपका पॉजिटिव होता है, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है यानी एंट्रोपी बढ़ता है, तो वो प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस होगा, यानी स्पॉन्टेनिटी की एक क्राइटेरिया है, ये माना गया। जैसे आपका वाटर से वाटर वेपर बनना, आइस का मेल्ट होकर वाटर बनना। लेकिन क्या वाटर आइस नहीं बनता है? क्या वाटर आइस नहीं बनता है? तो आइस तो बनता है वहाँ पर। एंट्रोपी वहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। और एज वेल एज वहाँ पर एंथैल्पी भी चेंज हो रहा है कुछ न कुछ। तो बाद में क्या किया गया, एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों को ले लिया गया। यदि एंथैल्पी बढ़ेगी यानी पॉजिटिव होगी तो एंट्रोपी भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों केस में माना जाएगा ये स्पॉन्टेनियस है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेज हैं जिसमें एंथैल्पी चेंज हमारा नेगेटिव हो रहा है, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव हो रहा है और एंट्रोपी वहाँ बढ़ सकता है। तो इस सब से हमें पता चल रहा है कि एकदम से इन दोनों को अलग अलग या एक साथ क्राइटेरिया एकदम से नहीं माना जा सकता है। हमें कुछ न कुछ और करना पड़ेगा स्पॉन्टेनिटी को समझने के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एंट्रोपी, इसको देख लेते हैं। एंट्रोपी क्या चीज़ है? एंट्रोपी पर अभी हमने डिस्कस किया है कि ये हमारा एस से इसको शो करते हैं और ये हमारा स्पॉन्टेनियस है, रेंडमाइजेशन है। तो रेंडमाइजेशन यहाँ पर हमारा क्या है, एंट्रोपी हो गया। अब रेंडमाइजेशन बढ़ रही है घट रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए लेते हैं एग्जांपल। यदि Cl2 जो कि खुद गैस है, यदि ये ब्रेक डाउन होता है 2 Cl एटम में, तो यहाँ पर पार्टिकल का नंबर बढ़ रहा है, इसमें कहा जाएगा एंट्रोपी बढ़ रहा है, जबकि दोनों गैसेस फेज में है। यदि हम स्टेट के बेसिस पर लें तो एंट्रोपी को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ रही है। यदि आपका वाटर लिक्विड से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ एंट्रोपी चेंज दोनों ही केस में पॉजिटिव है, यहाँ भी एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। लेकिन यदि वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ एंट्रोपी चेंज हमारी नेगेटिव हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना है। इस तरह से एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। कहीं कहीं हमें एंट्रोपी को एकदम से डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जरा हम ऐसे प्रोसेस लेते हैं, जैसे N2 हमारा गैस है और एक कंटेनर में रखा हुआ है और दूसरे कंटेनर में O2 रखा हुआ है, इसमें अपने आप में एंट्रोपी है। लेकिन जब दोनों को एक सेम कंटेनर में मिक्स कर दिया जाए, N2 और O2 को मिक्स कर दें, इसमें एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है? इसके बारे में क्या कहना चाहिए? एंट्रोपी यहाँ पर बढ़ रही है। क्यों? यहाँ पर हम कैसे देख रहे हैं एंट्रोपी को?
भाई गैस स्टेट भी सेम है, पार्टिकल का नंबर भी दोनों में प्लस करके सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पर तुमने दोनों को मिक्स कर दिया है। फिर क्या एंट्रोपी यहाँ कैसे बढ़ रहा है, तो यदि हम इस कंटेनर में से, कंटेनर ए में से N2 हमने लिया है और बी में O2 लिया है, ए में से यदि हम किसी भी पार्टिकल को पिक करते हैं तो वी आर श्योर दैट वी आर पिकिंग अप द पार्टिकल्स ऑफ N2 एंड O2 वाले कंटेनर बी से यदि हम किसी पार्टिकल को पिक करते हैं तो हम यहाँ पर श्योर हैं कि O2 का ही पार्टिकल है। लेकिन यदि हम मिक्सचर ले रहे हैं कंटेनर सी में N2 और O2 का, तो क्या हम यहाँ पर किसी भी पार्टिकल को पिक करें तो क्या हम श्योर होंगे N2 का है या O2 का है, तो वहाँ पर श्योर नहीं होंगे। तो श्योरिटी क्या कर दिया, रेंडमाइजेशन को बढ़ा दिया। इनश्योरिटी रेंडमाइजेशन को बढ़ा देता है, यानी रेंडमाइजेशन यहाँ पर बढ़ चुकी है, तो इसका मतलब एंट्रोपी हमारी पॉजिटिव है यहाँ पर। तो एंट्रोपी यहाँ पर भी पॉजिटिव हो गई। तो किसी मिक्सचर में भी एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब एंट्रोपी को क्या मेजर कर सकते हैं, तो वैसे एंट्रोपी को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम अपने इसको थ्योरेटिकल अप्रोच के लिए कुछ न कुछ मेजर करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम आगे कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एंट्रोपी यदि सिस्टम का इंक्रीज हो रहा है तो सराउंडिंग के साथ क्या होगा। एंट्रोपी क्या हमारे स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, तो क्लियरली एंट्रोपी हमारा स्टेट फंक्शन है। वैसे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं Q यानी हीट एंड वर्क, वो हमारा पाथ फंक्शन है, बाकी सब स्टेट फंक्शन में आएगा। तो वो कैसे, यदि हम सिस्टम की एंट्रोपी को बढ़ा रहे हैं, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है, जैसे हम वाटर को वाटर वेपर बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम एनर्जी दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, सराउंडिंग की एनर्जी कम हो रही है, यानी सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो माइनस हो जाएगा एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, ये हमारा जीरो आ जाएगा, बिकॉज हमेशा डेल्टा एस सिस्टम जो है इक्वल होता है डेल्टा एस सराउंडिंग के, क्योंकि सिस्टम में यदि कोई चीज़ बढ़ रही है तो उतनी ही वैल्यू में सराउंडिंग में कम हो जाएगी, सिस्टम में कम हो रही है तो उतनी वैल्यू में सराउंडिंग में ऐड हो जाएगी। दोनों का साइन डिफरेंट होगा बट दोनों की वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगी। तो यहाँ पर हमने साइन डिफरेंट लिया है, दोनों की वैल्यू सेम है। मान लेते हैं ये हमारा x है, तो यहाँ पर x प्लस माइनस एक्स हमें जीरो ही मिलने वाला है। तो यदि ये जीरो आ रहा है इसका मतलब ये स्टेट फंक्शन है, यदि जीरो नहीं आ रहा है तो स्टेट फंक्शन नहीं माना जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं सराउंडिंग को, जो हमने पीछे बोला था मैंने। तो कैलकुलेट इसको किया जा सकता है, एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, वैसे इसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना तो पॉसिबल नहीं है, मैंने कहा था एक थ्योरेटिकल अप्रोच लेके इसकी वैल्यू का हम अंदाजा करेंगे। तो देखिए डेल्टा एस जितनी ज़्यादा हम बढ़ाना चाहते हैं उतनी ज़्यादा हमें हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यानी हीट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पर लेते हैं टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। जनरली टेम्परेचर यदि बढ़ाया जाए तो एंट्रोपी बढ़ेगा, बट यहाँ पर एक हम कंडीशन लेंगे, हम कभी भी इक्विलिब्रियम लाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, यानी टेम्परेचर यहाँ पर एक तरह से बैरियर हो जाएगा एंट्रोपी के बढ़ाने का। यदि हम गिवन टेम्परेचर हमारा कम है और फिर हम हीट ज़्यादा ऐड कर रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन यदि हीट उतना ऐड नहीं कर पा रहे हैं जो टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग हो तो एंट्रोपी कम हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए, यदि आपका आइस को हम टेम्परेचर ज़्यादा दें तो मेल्ट होकर वाटर बनेगा, लेकिन यदि हम हीट बढ़ा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रखे हुए हैं, टेम्परेचर ज़्यादा है हीट कम है, यदि उस पर हमारा वाटर है और हीट वहाँ पर कम है तो उल्टा उसमें से टेम्परेचर को निकाल लेगा, ये बात होती है। तो इसलिए हम Q को T को क्या मानते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि दोनों इक्वेशन को मैच कर लिया जाए तो डेल्टा एस Q/T मान लिया जाएगा। यहाँ कांस्टेंट टर्म 1 मान लिया जाता है, क्योंकि एक्चुअली हम यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू दे रहे हैं, Q/T इसको माना जाता है। अब यदि हम रिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा एस निकालें तो
Q हमारा रिवर्सिबल होना चाहिए अपॉन T। तो इस तरह से डिफरेंट हीट एनर्जी के लिए डिफरेंट तरह की एंट्रोपी आएगी, लेकिन एंट्रोपी का फॉर्मूला हमारा ओवरऑल यही बनना है। तो इस तरह से एंट्रोपी को हम एक वैल्यू दे सकते हैं। अब हम यहां पर पढ़ेंगे एक नई चीज, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। तो हम लोग लेने जा रहे हैं गिब्स एनर्जी क्या चीज है। तो जब स्पॉन्टेनिटी को निकालना मुश्किल होने लगा तो उसी टाइम में गिब्स और हेल्महोल्ट्ज दोनों एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो वहीं पर एक यहाँ पर रिलेशन निकाला गया H और S के बीच में, एंथैल्पी चेंज एंड एंट्रोपी के बीच में। उन्हीं का जो रिलेशन है उससे जो भी एनर्जी निकलती है उसको फ्री एनर्जी कहा जाता है सिस्टम का। और फ्री एनर्जी यानी सिस्टम कुछ ना कुछ वर्क कर रही है। तो वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए इस फ्री एनर्जी को नेगेटिव माना गया। वैसे भी टर्म इसलिए फ्री लगाया भी गया। तो यदि हम फ्री एनर्जी निकालना चाहते हैं तो ये फ्री एनर्जी हमारा है क्या, वर्क डन बाय सिस्टम। अब ये वर्क डन बाय सिस्टम जनरली इसको निकाला किन्होंने, गिब्स ने। इसको हम डेल्टा जी से दिखाते हैं और यही गिब्स एनर्जी का डेफिनेशन भी होता है। इसको हम कई बार कह देते हैं यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम। यहाँ पर कई बार टर्म हम यूजफुल लगा देते हैं, यानी ओवरऑल सिस्टम हमारा कितना वर्क कर रहा है अगेंस्ट एंट्रोपी और एंथैल्पी के। तो अब इसको फॉर्मूलेट उन्होंने कैसे किया, जी का उन्होंने फॉर्मूला दिया H माइनस टी डेल एस, सॉरी टी एस। क्लियरली यदि हम डेल जी चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी निकाल रहे हैं तो डेल H माइनस टी डेल एस लेंगे हम, क्योंकि टेम्परेचर तो हमें कांस्टेंट रखना है। तो टी में डेल नहीं लगेगा, डेल्टा नहीं लगेगा, बाकी दोनों चीज़ें चेंज होगी। यदि हम स्टैंडर्ड केस में निकाल रहे हैं तो दोनों हमारे स्टैंडर्ड केस में लिया जाएगा। इसको हमें ध्यान में रखना है। और मैंने अभी बोला कि वर्क डन बाय सिस्टम है ये, क्लियरली डेल जी स्टैंडर्ड जो हमारा है वो नेगेटिव होना चाहिए। यदि डेल जी नेगेटिव है तो प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस माना जाएगा, प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है। यदि ये पॉजिटिव है तो प्रोसेस हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस है। और यदि ये जीरो है तो एट इक्विलिब्रियम है। ये इस बात को ध्यान में रखना है। प्रोसेस हमारा इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है, यानी अब दोनों तरफ के रिएक्शन कंप्लीशन के बाद दोनों तरफ के रिएक्शन का रेट सेम हो चुका है, इक्वल हो चुका है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन है, क्या डेल जी हमेशा नेगेटिव होगा? ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें डेल जी नेगेटिव हो सकता है, क्या क्या कर सकते हैं हम? और यदि डेल जी नेगेटिव होता है ये तो पक्का है कि स्पॉन्टेनियस होगा। तो स्पॉन्टेनियस कौन कौन से कंडीशन में होगा? टेम्परेचर कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में ज़रा डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लेते हैं हमारा डेल एस और डेल एच, और यहाँ पर हम डेल जी का साइन वो देखेंगे। और टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर पर ये होगा उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम लोग डेल्टा जी को देख रहे थे, नेगेटिव कौन कौन से कंडीशन में हो सकता है। उसके लिए हम ले रहे हैं डेल एच, डेल एस, डेल जी का साइन लेंगे और ये कौन से टेम्परेचर पर नेगेटिव या पॉजिटिव होना है उसको हम देखेंगे। मान लेते हैं डेल एस हमारा नेगेटिव है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ये डेल एच हमारा पॉजिटिव है। हमेशा ध्यान रखेंगे हमारे पास फॉर्मूला डेल जी का है डेल एच माइनस टी डेल एस। यदि आपका डेल एच नेगेटिव है और यहाँ पर साइन फिर नेगेटिव है, अब देख रहे हैं माइनस है, और यदि डेल एस हमारा पॉजिटिव हो गया, क्लियरली हमेशा ये ओवरऑल नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा। और यहाँ पर इसको प्लस करेंगे, माइनस में माइनस को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। यानी ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, यानी एट ऑल टेम्परेचर ये नेगेटिव रहेगा। अब यदि हम इसको पॉजिटिव ले लें और इसको हम पॉजिटिव लें तो क्लियरली इसको नेगेटिव करने के लिए
हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर हमें हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये हमारा पॉजिटिव है और यहाँ पर हमारा ये माइनस इनटू प्लस है, तो क्लियरली यदि ये माइनस रहेगा पूरा ज़्यादा, तभी आपका ओवरऑल ये नेगेटिव आ पाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर हाई होनी चाहिए, जिससे ये जो पॉजिटिव है उसको ये नलीफाई करे और ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ जाए। अब ले रहे हैं, यदि हमारा ये नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो जाए, तो यदि हमारा डेल एस नेगेटिव है, ओवरऑल हमारा ये पॉजिटिव बन जाएगा इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर, और ये पहले से पॉजिटिव है, तो क्लियरली ऑल टेम्परेचर पर ये नॉन स्पॉन्टेनियस यानी डेल्टा जी हमारा प्लस होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। यानी इन दोनों कंडीशन में हमारा क्या बन सकता है, डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। एंट्रोपी, एंथैल्पी और डेल्टा जी, इनको समझने के लिए एक दो हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसमें क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द साइन ऑफ डेल एस एंड डेल एच। डेल एच और डेल एस का हमें साइन बताना है, जबकि हमें इसमें प्रोसेस दिया हुआ है 2Cl गैस गिव्स Cl2 गैस। तो देखिए जरा, यहाँ पर 2 Cl एटम मिलके Cl2 बना रहा है। तो जब भी अट्रैक्शन होता है दो एटम में मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो जनरली हमारा एंथैल्पी वहाँ रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, यानी डेल एच हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो रहा है, तो क्लियरली डेल एस हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल एच और डेल एस दोनों का साइन नेगेटिव है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं एनसीईआरटी का। इसमें हमें एक रिएक्शन गिवन है 2A प्लस बी, दोनों ही गैस है, और ये हमें 2D दे रहा है, ये भी गैस है। इसमें हमें और क्या गिवन है, डेल यू स्टैंडर्ड गिवन है, इंटरनल एनर्जी स्टैंडर्ड। इसकी वैल्यू हमारे पास है -10.5। यूनिट इसमें दिया हुआ है किलो जूल, और वहीं पर डेल एस गिवन है स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज -44.1। इसमें यूनिट दिया हुआ है जूल केल्विन इनवर्स। हमें यूनिट का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि यूनिट में कोई दिक्कत आएगी फिर कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, आंसर सही नहीं आएंगे। हमें यहाँ पर डेल जी कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। तो क्लियरली स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, जैसा कि हमारा फॉर्मूला है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल एच माइनस टी डेल एस का, दोनों में स्टैंडर्ड लगेगा क्योंकि हमें स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना है, डेल जी स्टैंडर्ड फाइंड करना है। तो वी रिक्वायर डेल एच स्टैंडर्ड। तो डेल एच के लिए फॉर्मूला जो हम पीछे कर चुके हैं, आपको वीडियोज का लिंक नीचे दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल यू स्टैंडर्ड प्लस डेल एन आर टी। अब आर की वैल्यू जूल में 8.314 जूल होता है। अब इसके बाद ये पर केल्विन है। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, इसमें डेल यू की वैल्यू हमें पुट करनी है यहाँ पर, जो कि हमारा -10.5 प्लस डेल एन हमारा क्या आ जाएगा। तो डेल एन को हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, जो कि मोल्स ऑफ गैस इन प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैस इन रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पर 2 मोल गैस है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, और इधर 2 + 1 3 मोल गैस है। तो 2 - 3 -1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ -1 ले लिया डेल एन की जगह पर। आर हमारा 8.314 है, लेकिन ये जूल में है तो हमें किलो जूल में लेना है, क्योंकि डेल यू हमें किलो जूल में गिवन है यहाँ। इनटू टी हमें क्या लेना है,
तो क्या यहाँ T गिवन है? तो नहीं है। स्टैंडर्ड कंडीशन है तो 298 केल्विन। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। -10.5 हम इसको डिवाइड करके मान लेते हैं, ये हमारा 0.008 आ जाएगा, इनटू इसको अप्रॉक्स हम मान लेते हैं 300 के आसपास मान के कर लेते हैं, अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। 8 3 जा 24, क्लियरली है -10.5 प्लस 8 3 जा 24 यानी हमारा, यानी यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 0.83 इंटू 3 ले सकते हैं, 24 यानी -10.5 प्लस 2.5 के अप्रॉक्स में आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा -8 किलो जूल पर मोल। इस तरह से हमारा यहाँ पर डेल एच आ जाता है -8। हमने यहाँ पर बाय मिस्टेक ले लिया था प्लस, यहाँ माइनस लेना पड़ेगा हमें, तो यह हमारा -13 किलो जूल पर मोल आ गया हमारा डेल एच। अब हम यहाँ पर डेल जी फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पर डेल जी का फॉर्मूला ले रहे हैं, डेल एच स्टैंडर्ड माइनस टी डेल एच स्टैंडर्ड। तो देखिए ज़रा, हमारे पास डेल एच आ गया है -13 के अप्रॉक्स में, माइनस टी हमारा 298 इंटू डेल एच की वैल्यू गिवन थी -44.1 हमने ले लिया यहाँ पर, इंटू 10⁻³ ले लेंगे, इसको हम दोबारा 300 मान लेते हैं, यानी ये 0.3 हो जाएगा। -13 माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.3 इंटू 44.1 -13 प्लस ये मल्टीप्लाई करके हमारा 3 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 1 13 आ रहा है, 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट, क्लियरली हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा 0.23 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस है? तो नो, हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन। इस बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि आंसर हमारा यहाँ पर पॉजिटिव आया है, इस बात को नोटिस करना है। तो यदि डेल जी पॉजिटिव हो गया तो हमारा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा।